नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लब 24 में। मैं जितेंद्र आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए रीट 2017 में हुआ पेपर, जिसमें हम आज पर्यावरण अध्ययन के 30 क्वेश्चनों को हल करेंगे। जैसे कि आपको पता है 26 सितंबर को परीक्षा होनी है और जो भी बच्चे रीट की परीक्षा देने वाले हैं उनसे मेरा यही निवेदन है, जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि आप जितने ज़्यादा हो सकें उतने ही सॉल्व पेपर, मॉडल पेपर निकालें, जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो अच्छी हो। इसके साथ ही आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जितने भी हमारे पुराने पेपर हुए हैं 2011, 2012, 2015, 2017, तो हमें ये सारे पेपर देख करके जाने होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बन के रिपीट होकर आते हैं। पुराने पेपरों से पेपर रिपीट होकर आता है, तो इसलिए आपको मेरी सलाह है कि आप पुराने पेपरों को ज़रूर देखें। 2015 में हुए पेपर का L1 के 5 टॉपिकों की वीडियो हमने डाल रखे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य पंछी कौन सा है? राजस्थान का राज्य पंछी कौन सा है? ऑप्शन है घोड़ावड़, मोर, गिद्ध या सारस। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा घोड़ावड़। घोड़ावड़ राजस्थान का राज्य पंछी है। इसे 22 मई 1981 को राज्य पंछी घोषित किया गया था। यह अत्यंत ही शर्मीला पंछी है। इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है। इसे काफ़ी अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे चिड़िया तुकदार, नाहर गुजनी, हुकना, माल मोरनी एवं तिलोर। तो इस प्रकार से इसे काफ़ी नामों से जाना जाता है, आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? हमें यहाँ पर सम्मिलित करना है। पहला है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी दिल्ली में, दूसरा है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता में, भारतीय वन्यजीव संस्थान कोयम्बटूर में या राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जोधपुर में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, यह कोलकाता में स्थित है। यह इसके साथ सम्मिलित होता है। बाकी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी नई दिल्ली में, यह गलत है आपका। भारतीय वन्यजीव संस्थान, यह भी गलत होगा। और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जोधपुर में, यह भी आपका गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान लखनऊ में स्थित है। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में स्थित है। प्राकृतिक ऐतिहासिक विषय पर जानकारी का आदान प्रदान करने हेतु मुंबई प्राकृतिक इतिहास सोसाइटी की स्थापना सन 1883 में की गई थी। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ऑप्शन है जीवाश्म ईंधन, जल विद्युत, पवन ऊर्जा या सौर ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। बाकी इसके अलावा जल विद्युत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, यह नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत होते हैं। तो नवीनकरणीय ऊर्जा वह हैं जिन्हें हम रिसाइकिल करके वापस प्राप्त कर सकते हों। वह ऊर्जा जो ख़त्म ना हो सके उसे हम रिसाइकिल कर दोबारा वापस पा सकते हो। जैसे कि जल विद्युत। जल विद्युत में क्या होता है, जल को गर्म करके भाप में बदला जाता है और भाप से टरबाइन को चलाया जाता है, जिससे विद्युत का निर्माण होता है। वह जल जब वाष्प में बदलता है तो ऊपर जाकर ठंडा होकर बारिश के रूप में दोबारा जल धरती पर आता है और फिर वहाँ से ये रिसाइकिल शुरू हो जाता है। इसी प्रकार आपका सौर ऊर्जा हो जाएगा, क्योंकि यह जो एनर्जी होती है इससे सौर ऊर्जा प्लांट चलते हैं, तो वह भी हमारा खर्च होने वाला साधन नहीं है। पवन ऊर्जा, हवा के चलने से टरबाइन का घुमाना होता है, तो उससे ईंधन हमें जो है बिजली प्राप्त होती है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो नवीनकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, जो नष्ट नहीं होती हैं, इन्हें हम रिसाइकिल कर सकते हैं। बाकी जीवाश्म ईंधन एक ऐसा ईंधन है जो एक बार नष्ट होने के बाद उसे हम रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं, इसे वापस प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और इसके अंतर्गत आते हैं आपके पेट्रोल, डीजल, गैस, बायोगैस, तो इस प्रकार की चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अगला क्वेश्चन है, पाइतंत्र शब्द का गठन किसने किया? ऑप्शन है हेकल ने, हमबोल्ट ने, टेंसले ने या ओडम ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, टेंसले ने। ऑप्शन नंबर 3 टेंसले ने पाइतंत्र शब्द का गठन किया था।
सर आर्थर टंसले द्वारा सन 1935 में पाइतंत्र शब्द का दिया गया था। इसमें जैविक व अजैविक दोनों घटक पाए जाते हैं और सागर सबसे बड़ा पाइतंत्र है। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ऑप्शन है बेंगलोर, मैसूर, श्रीनगर या मासिनराम। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मासिनराम। मासिनराम में सर्वाधिक वर्षा होती है भारत के अंदर। पहले बात करें तो पहले चेरापूंजी में होती थी, लेकिन अभी क्या है, मासिनराम हो गया है। ये आपको याद रखना है। मासिनराम भारत का सर्वाधिक वर्षा यानी कि 11,872 मिलीमीटर वाला सर्वाधिक स्थान है। यह मेघालय राज्य के पूर्वी खासी हिल्स जिले में स्थित है। ठीक, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित है। पर्यावरण के जैविक घटकों में सम्मिलित है। ऑप्शन है भूमि, वायु, पौधे या जल। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पौधे। ऑप्शन नंबर 3 आपके सही हो जाएंगे, पौधे हो जाएंगे। पर्यावरण के जैविक घटक में यह सम्मिलित होते हैं। जैविक घटक की बात करें तो वे घटक जो सजीव होते हैं, उदाहरण के लिए जैसे पादप, जंतु, सूक्ष्म जीव, इनमें क्या जीवन होता है, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, जैविक घटक कहलाएंगे। अगर आप बात की जाए अजैविक घटकों की तो उसमें आ जाएंगे कार्बनिक व अकार्बनिक व जलवायवीय कारक, जैसे कि वायु, जल, मृदा एवं सूर्य का प्रकाश आदि। ये चीज़ें हमारी अजैविक घटक होती हैं क्योंकि इनमें जीवन नहीं होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है, मिनी माता रोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? मिनी माता रोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन है सीडी प्रदूषण, CO2 प्रदूषण, HG प्रदूषण या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C HG प्रदूषण। अब HG प्रदूषण क्या होता है? HG यानी कि मरकरी। मरकरी HG का ये रासायनिक नाम होता है। अगर CD की बात करें तो CD होता है कैडमियम। कैडमियम CD को बोला जाता है। और SO2 की बात करेंगे हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो है वो हमारा HG प्रदूषण यानी कि मरकरी प्रदूषण। जल में मरकरी धातु के प्रदूषण के कारण मिनीमाता रोग तथा कैडमियम के प्रदूषण के कारण एटाई वायसो रोग होता है। याद रखना है, एटाई वायसो रोग किससे होता है? तो कैडमियम से होता है। और मरकरी, अगर जल में मरकरी धातु के प्रदूषण के कारण क्या हो रहा है? मिनीमाता रोग हो रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री कौन सी है? निम्नलिखित में से अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री कौन सी है? ऑप्शन है फिल्म स्ट्रिप, चार्ट, चित्र विस्तारक यंत्र या स्लाइड। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि चार्ट। चार्ट आपका सही हो जाएगा। चार्ट दृश्य सामग्री है। चार्ट का उपयोग किसी भी चित्र आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। यह प्रक्षेपित सामग्री नहीं है। ठीक है, याद रखना आपको, यह प्रक्षेपित सामग्री नहीं है। ये कैसी सामग्री है? तो यह हमारी दृश्य सामग्री है। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण के लिए संबंधित नहीं है? ऑप्शन है वनोन्मूलन, प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण, बृहद पौधारोपण और चौथा है जलाशयों की सफाई। तो यहाँ पर बात की गई है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? पर्यावरण के संरक्षण की बात हो रही है, तो यहाँ पर पौधारोपण करना, जलाशयों की सफाई करना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, ये सभी के सभी हमारे पर्यावरण से संबंधित है। अगर बात की जा रही है यहाँ पर संबंधित नहीं है तो वह हमारा क्या हो जाएगा? वनोन्मूलन हो जाएगा। वनोन्मूलन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है। वनोन्मूलन का अर्थ होता है वनों का विनाश करना, और यह गतिविधि पर्यावरण के संरक्षण से बाहर होती है, यानी कि यह तो उसका विरोधी हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है? पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है? ऑप्शन है भूमिका निर्वाह, व्याख्यान, वर्णन या विचार गोष्ठी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विचार गोष्ठी। विचार गोष्ठी आपका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन है विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना। दूसरा है विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक की रुचि का मूल्यांकन करना। तीसरा है विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के ज्ञान एवं बौद्ध का मूल्यांकन करना। चौथा है विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के कौशलों का मूल्यांकन करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना। समग्र एवं सतत मूल्यांकन का वह प्रकार है जो बालक के चहुमुखी विकास तथा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के संबंध रखता है। इसमें शैक्षिक और सह-शैक्षिक आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकन शामिल किए जाते हैं। यह विचार सर्वप्रथम 1967 में स्किनवेन ने पाठ्यक्रम के मूल्यांकन हेतु प्रस्तुत किया, जिसे 1971 में बेंजामिन सैमुअल्स ब्लूम ने शिक्षा मूल्यांकन हेतु अपनाया। मूल्यांकन एवं मापन के क्षेत्र में भारतीय शिक्षा प्रणाली की कमियों को निराकरण हेतु भारत में समग्र व सतत मूल्यांकन को लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन है IEEP का पूर्ण रूप है। IEEP का पूर्ण रूप है। ऑप्शन है इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोजेक्ट। दूसरा है इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। तीसरा है इंडियन एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोजेक्ट। चौथा है इंडियन एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बी, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस आकलन सूचक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ऑप्शन है अवलोकन करना, चर्चा करना, प्रयोग करना या उपचारात्मक शिक्षण करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपचारात्मक शिक्षण करना। उपचारात्मक शिक्षण केवल उपलब्धि परीक्षण के आधार पर कमजोर या पिछड़े बालकों के लिए आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है। ऑप्शन है अच्छा शिक्षण क्रिया आधारित होता है, अच्छा शिक्षण लोकतांत्रिक होता है, अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता, अच्छा शिक्षण सुव्यवस्थित निश्चित उद्देश्य युक्त होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं किया जाता। ऑप्शन है वन संरक्षण, राजनीतिक संरक्षण, जल संरक्षण या मृदा संरक्षण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजनीतिक संरक्षण, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन में वन संरक्षण, जल संरक्षण और मृदा संरक्षण आते हैं, राजनीतिक संरक्षण नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नियम अधिगम के प्रयास व त्रुटि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है पुनर्वलन का नियम, तत्परता का नियम, आभास का नियम या प्रभाव का नियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा, पुनर्वलन का नियम। थॉर्नडाइक ने प्रयास व त्रुटि के नियम का प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत में उसने सीखने के 3 मुख्य प्राथमिक नियम बताए थे, तत्परता का नियम, आभास का नियम, अभ्यास का नियम, संतोष प्रभाव का नियम। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम निषेध एवं विनियम अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। ऑप्शन है 1938 में, 1988 में, 1986 में या 2017 में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 1986 में। 1986 में यह अधिनियम पारित किया गया था। भारत में 1979 में सरकार के द्वारा बाल मजदूर को ख़त्म करने के उपाय के रूप में गुरुपाद स्वामी समिति के गठन किया गया तथा 1986 में इस समिति की सिफारिश के आधार पर बाल मजदूरी प्रतिबंध अधिनियम अस्तित्व में आया, जिसमें विशेष खतरनाक व्यवसाय प्रक्रिया के बच्चों को रोजगार व अन्य वर्ग के लिए कार्य की शर्तों का निर्धारण किया गया था। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में लड़कियों व लड़कों के विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु क्रमशः क्या है। ऑप्शन है 16 वर्ष व 18 वर्ष, 18 वर्ष व 21 वर्ष, 18 वर्ष व 18 वर्ष व 21 वर्ष एवं 18 वर्ष। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका
18 वर्ष एवं 21 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। वर्ष 1929 में बाल विवाह निरोध अधिनियम के माध्यम से महिलाओं और पुरुषों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः 14 से 18 निर्धारित कर दी गई। वर्ष 1949 में संशोधन कर महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाकर 15 वर्ष कर दी गई और वर्ष 1978 में संशोधन द्वारा महिलाओं तथा पुरुषों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः 18 वर्ष व 21 वर्ष कर दिया गया था। तो 1978 में यह 18 वर्ष व 21 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की वस्त्र नगरी का क्या नाम है? राजस्थान की वस्त्र नगरी का क्या नाम है? ऑप्शन है उदयपुर, अजमेर, सीकर या भीलवाड़ा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। इसे राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने हेतु आमतौर पर प्रयुक्त किए जाने वाली औषधि का क्या नाम है? ऑप्शन है फॉलिक अम्ल, कोकीन, एस्कॉर्बिक अम्ल या पैथिडीन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि पैथिडीन। पैथिडीन नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने में काम आती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 100% खुले में शौच मुक्त ODF राज्य है? निम्नलिखित में से कौन सा 100% खुले में शौच मुक्त राज्य है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, असम, केरल या तमिलनाडु। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सी, केरल। केरल 100% खुले में शौच मुक्त राज्य है। केरल राज्य को 1 नवंबर 2016 को स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त ODF राज्य घोषित किया गया। ऐसा घोषित होने वाला सिक्किम हिमाचल प्रदेश के बाद तीसरा राज्य था। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 2 अक्टूबर 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने संपूर्ण भारत को ODF घोषित कर दिया है। ठीक, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यसभा सांसदों की कुल संख्या है? राजस्थान के राज्यसभा सांसदों की कुल संख्या है। ऑप्शन है 10, 25, 35 या 20। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 10। राजस्थान के राज्यसभा सांसदों की जो कुल संख्या है वह कितनी है? तो 10 है। ठीक, राजस्थान के राज्यसभा सांसदों की कुल संख्या 10 है। इनका चुनाव राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नायलॉन का आविष्कार किसने किया? नायलॉन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन है मेल्विन कैल्विन ने, वालेस कैथोरस ने, रॉबिन हिल ने या पीटर मिशेल ने। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि वालेस कैथोरस ने। अगर बात करें नायलॉन की, तो नायलॉन एक एमाइड बहुलक है। इसका प्रयोग वस्त्र, गियर, बेयरिंग आदि बनाने में किया जाता है। यह एक प्लास्टिक एवं कृत्रिम रेशा होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है बेणेश्वर मेला, पुष्कर मेला, खेजनी मेला या माघ मेला। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, यानी कि माघ मेला। माघ मेला राजस्थान में नहीं बढ़ता है, बाकी बेणेश्वर मेला, खेजली मेला और पुष्कर मेला राजस्थान में बढ़े जाते हैं। राजस्थान का बेणेश्वर मेला डूंगरपुर ज़िले में, पुष्कर मेला अजमेर ज़िले में, खेजली मेला जोधपुर ज़िले में लगता है। और माघ मेले की बात करें तो यह प्रयाग में लगाया जाता है, यानी कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में लगता है। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम यात्री रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई? भारत में प्रथम यात्री रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन है 1920 में, 1856 में, 1853 में या 1959 में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1853 में। 1853 में पहली बार यात्री रेलगाड़ी की शुरुआत हुई थी। यह रेलगाड़ी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के काल में बोरीबंदर बॉम्बे से ठाणे तक 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई थी। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पिसीकल्चर क्या है? पिसीकल्चर क्या है? मधुमक्खी पालन, मछली पालन, मुर्गी पालन या अब तक में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि मछली पालन। अगला क्वेश्चन है, झामरकोटड़ा खदान प्रसिद्ध है? झामरकोटड़ा खदान प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, झामरकोटड़ा
खदान प्रसिद्ध है? ऑप्शन है तांबा, रॉक फॉस्फेट, जिंक या यूरेनियम। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट जामोकोड़ा खदान इस रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है। राज्य में सर्वाधिक रॉक फॉस्फेट उदयपुर की झोमरकोटड़ा खदान से निकलता है। इस खान की खोज 1968 में हुई थी। याद रखना है कब हुई थी? तो 1968 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? कौन सा रोग संक्रामक है? ऑप्शन है मधुमेह, हृदयाघात, रक्तचाप या डिप्थीरिया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 डिप्थीरिया। डिप्थीरिया एक क्या है? संक्रामक रोग है। डिप्थीरिया नाक व गले से संबंधित एक गंभीर संक्रमण है जो कि कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण होता है। संक्रामक बीमारी रोगाणुओं से होती है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फैलती है। संक्रामक रोग के कारणों में बैक्टीरिया, वायरस, फफूंद और सूक्ष्म परजीवी शामिल होते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण HIV से प्रत्यक्ष संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण HIV से प्रत्यक्ष संबंधित है? ऑप्शन है विडाल, MP, ESR व एलिसा। इस क्वेश्चन में बोनस अंक दिया गया था। एलिसा टेस्ट यह मुख्यतः एंटीबॉडी परीक्षण है जिसका प्रयोग HIV, एनीमिया, सिफिलिस, जीका वायरस, कोरोना वायरस आदि की जांच हेतु किया जाता है। विडाल टेस्ट यह टाइफाइड की जांच हेतु होता है। MP टेस्ट यह मलेरिया की जांच के लिए होता है और ESR टेस्ट RBC की जांच से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? ऑप्शन है 1985 में, 2005 में, 1995 में या 1990 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 1995 में। 1995 में पल्स पोलियो टीकाकरण की शुरुआत हुई थी। पोलियो एक ऐसी बीमारी है जिसे संक्रामक बीमारियों की श्रेणी में रखा गया है। ये पोलियो नामक बीमारी पोलियो वायरस के कारण होती है। पोलियो शरीर को अपंग बना देने वाली एक घातक संक्रामक बीमारी होती है। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बगल में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि हमारी जितनी भी वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।